हेलो एवरीवन। तो लास्ट टर्म पे हमने कवर किए थे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 22 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है अपने को एबीसी सेट्स है, तो अपने को प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं, x बिलोंग्स टू सेट A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये क्या इंप्लाइज करेगा? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। यानी कोई एलिमेंट x है जो A को बिलोंग करता है और साथ में B या C में से किसी सेट को बिलोंग कर सकता है। यहाँ पर जब भी आपके पास एंड और ब्रैकेट्स लगे हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उन पे अप्लाई हो जाएगी। एंड और ओके चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। लॉजिकली भी सही है। x किसको बिलोंग करना चाहिए? A को, और साथ में B या C में से किसी को बिलोंग कर रहा हो। तो फर्स्ट पार्ट क्या जाता है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B होगा, या फिर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C होगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड और पे अप्लाई हो जाती है। इसको हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? यहाँ से क्या इंप्लाइज करता है? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। इट मींस x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। और ये क्या इंप्लाई करेगा? और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। बीच में और है, वापस इसको ये क्या इंप्लाई करता है? यूनियन का साइन। तो कितना आ जाएगा? x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब हमारे पास है जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड निकल के आई है, लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। तो हम यहां से अप्लाई कर सकते हैं इस पूरे से A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ओके, यहां से ये पता चल जाएगा। सेम इस टाइप से हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इसकी प्रूविंग के लिए हमने एक एलिमेंट पिक किया है y, और ये बिलोंग करता है मान लीजिए राइट हैंड साइड को। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये क्या इंप्लाई करेगा? y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B एंड यहाँ पे क्या लगा है? यूनियन। तो आ जाएगा और y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C। ओके, इसको ओपन करके ये इंप्लाइज कर रहा है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम रिवर्स में अप्लाई कर सकते हैं। एंड दो बार आया है, बीच में एक और आया ब्रैकेट के साथ, तो इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, लॉजिकली भी देख सकते हैं। y किसको बिलोंग करता है? A को, और y बिलोंग करता है B को, या फिर y बिलोंग करता है A को और y बिलोंग करता है C को। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, y बिलोंग्स टू A एंड y belongs to B और y belongs to C। ये को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, B या C में से C को बिलोंग कर जाएगा। ये इंप्लाइज करता है y belongs to A इंटरसेक्शन B यूनियन C। यूनियन किसके लिए बनाया? और के लिए। इंटरसेक्शन किसके लिए बनाया? एंड के लिए। तो यहां से हमें एक बात और पता चलता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का सबसेट बना देगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? A इंटरसेक्शन B union A intersection C is a subset of A intersection B union C। तो हमें पता चल चुका है लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इट मींस बोथ आर इक्वल सेट्स। यहां से हम प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव। दोनों को यहां पे लिखकर हेंस प्रूव। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है अपने को, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 8 इन साइंस, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, 4 in all three. Then find how many passed. चार ऑप्शन दिए हैं, कितने किसमें पास हुए हैं, इसको हम एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो हम अपने फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच पे चलते हैं, या फिर हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग वेन डायग्राम वाली अप्रोच से लेते हैं। तो यहाँ पर वेन डायग्राम तैयार कर लेते हैं फटाफट।
सर्कल्स आ गए, तीन ही केस है तो 3 सर्कल्स हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन फिर से रिव्यू करते हैं। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100, तो सबसे बड़ा सेट 100 यूनिवर्सल सेट। 15 पास इन इंग्लिश, यानी एक सब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश है, एक मैथमेटिक्स है और एक साइंस, तीनों सब्जेक्ट लिख लिए। इंग्लिश में कितने पास हुए हैं 15, यहां पे लिखेंगे 15। मैथ्स में कितने पास हुए हैं 12, यहां पे लिखेंगे 12। और साइंस में कितने पास हुए हैं 8, यहां पे लिख लेंगे 8। 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अब इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कुछ तीन में भी कॉमन हो सकता है, खाली इंग्लिश मैथ्स में भी कॉमन हो सकता है, तो ये लाइन हम सबसे लास्ट में फिल करते हैं। ओके, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में बताया भी है। सबसे पहले कौन सा फिल होगा डेटा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज डेटा है, यानी ये वाला डेटा, ऑल 3 वाला, फिर ऑल 2 वाला, फिर यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा, इस टाइप से ही इसी ऑर्डर में फिल करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड 4 इन इंग्लिश एंड साइंस एंड 4 इन ऑल द 3। तो सबसे पहले हम किसको फिल करेंगे 4 को, जो तीनों में पास हो गए, तीनों पास होने वाले 4 यहाँ पे फिल हो गए। अब दो वाले फिल कर लेते हैं। ये 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कितने पास होते हैं 6, 4 तो कॉमन वाले आ गए, तो बचे कितने 2। ओके, फिर देखते हैं 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस में कितने यहां पर पास होते हैं 7, 4 तो कॉमन वाले में आ गए, तो बचे कितने 3। फिर देखते हैं 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश और साइंस में कितने 4 का 4 यहां पे यूज हो गया, तो जो सिर्फ दोनों में यूज हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट में, वो 0 में। फिर यहाँ पे आता है इंडिविजुअल। अब देखते हैं इंग्लिश में टोटल कितने पास हो रहे थे 15 में से 6 तो कॉमन वाले हो गए, बचे कितने 9। मैथमेटिक्स में टोटल कितने पास हो रहे थे 12, कॉमन वाले कितने हैं 2 4 3 या 9, 12 माइनस 9 कर देते हैं, इंडिविजुअल वाले कितने बचते हैं 3। ऐसे साइंस में टोटल कितने पास हो रहे थे 8, और यहाँ पर कितने हैं हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड हो चुके हैं 7, तो बचा कितना इंडिविजुअल वाला 1। इस टाइप से इसको फिल करते हैं। ओके, आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, फर्स्ट पार्ट, फाइंड हाउ मेनी पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस। जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हुए और साइंस में नहीं हुए, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 2। साइंस वाले हटा दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर, यहाँ पे लिख लेते हैं 2। ओके, फिर देखते हैं हाउ मेनी पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। मैथमेटिक्स और साइंस में कितने पास हुए जो कि इंग्लिश में नहीं पास हो पाए, ऐसे कितने होंगे 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। फिर आएगा हमारे पास हाउ मेनी पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली, केवल मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने होंगे हमारे पास 3, डिविजुअल आ जाएगा 3। फिर आएगा हमारे पास हाउ मेनी पास्ड इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं, तो हम इंडिविजुअल वाले सारे छोड़ देंगे, एक से ज्यादा सब्जेक्ट वाले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे 2 0 3 एंड 4, सबको ऐड करके लिख दीजिए 2 0 4 एंड 3, यहाँ पर कितना जाएगा अपने पास 9। तो ये सभी हमने आंसर्स नोट कर दिए हैं। इस टाइप से हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। साथ में कुछ जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें फॉर्मूले से भी यहाँ पे कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। अभी दो सेट की बात हो रही है, कौन कौन से, क्रिकेट एंड टेनिस। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। हमारे पास अगर कोई दो सेट है ए एंड बी कोई दो सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती है यूनियन निकालते हुए। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, दो सेट को लगने वाला फॉर्मूला है कहीं भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 60, 25 स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे क्रिकेट वाले लिख लेते हैं सेट ए में कितने हैं 25, सेट बी में कितने स्टूडेंट हैं टेनिस वाले 20, और सेट ए इंटरसेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं, इंटरसेक्शन बी में हमारे पास
10 स्टूडेंट्स। और यूनिवर्सल सेट ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 60। ओके, तो अपने को बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर। वो स्टूडेंट्स बताइए जो दोनों में से कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी गेम नहीं खेलते। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी। ये सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एन एन बी से डिनोट किए जाते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 25, एन बी की वैल्यू 20, इंटरसेक्शन की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा 35। अब ये तो वो स्टूडेंट हैं जो कोई ना कोई गेम या कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। ए या बी में से कोई भी जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उनकी काउंटिंग आई है, लेकिन हमें इसकी पता नहीं है जो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं। तो वो कैसे निकलेगी काउंटिंग? अगर हम यूनिवर्सल सेट में से अपना यूनियन सेट माइनस कर दें तो हमारे पास कौन से स्टूडेंट बचेंगे? टोटल में से जो कोई भी नहीं खेल रहे वो स्टूडेंट बच जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 35, इट मींस 20। हमारे पास 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या बोलता है? इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट दिया है 200 स्टूडेंट्स का, इट वाज फाउंड दैट 120 स्टडी मैथमेटिक्स, 90 study physics and 70 study chemistry, 40 study mathematics and physics, 30 study physics and chemistry, and 50 study chemistry and mathematics, and 20 none of these subjects. Find the number of students who study all three subjects. अब यहाँ पर भी दो अप्रोचेस हैं, या तो फॉर्मूला बेस्ड लगा सकते हैं या वेन डायग्राम बेस्ड लगा सकते हैं। एक एक बार दोनों लगाते हैं। आइए पहले फॉर्मूला बेस्ड देख लेते हैं। टोटल कितने सेट्स बनाए जाएंगे? मैथमेटिक्स का एक सेट बनेगा, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, टोटल 3 सेट्स बनाए जाएंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फॉर्मूला ये बोलता है अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की यूनियन में, तो कैसे निकाले जा सकते हैं? 3 सेट्स की बात हो रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट M प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट P, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट C माइनस पेयर वाइज इंटरसेक्शन हम इनका हटा देंगे। M इंटरसेक्शन P माइनस P इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन M, और लास्ट में जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा एक बार उसको N। जब हम यहाँ पे रिमूव कर रहे होते हैं तो 3 टाइम्स 1 टाइम एक्स्ट्रा रिमूव हो जाता है, तो इसलिए हम इसको एक बार वापस ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया है 3 सेट की यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकल के आता है। ओके, आइए इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बोला क्या है अपने को? यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट कितना गिवन है? 200। साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट M है हमारे पास 120, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P है हमारे पास 90, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C है हमारे पास 70, नंबर ऑफ एलिमेंट्स M इंटरसेक्शन P है हमारे पास 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स P इंटरसेक्शन C जो दोनों में पढ़ते हैं स्टूडेंट वो है हमारे पास 30, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स C इंटरसेक्शन M है हमारे पास 50, और साथ में एक डेटा और गिवन है 20 नन ऑफ दीज सब्जेक्ट। 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो यूनिवर्सल में से अगर हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आ जाएंगे जो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा? M यूनियन P यूनियन C, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हमारे पास 200 माइनस 20 मींस 180, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं। ओके, तो हमें क्या निकालना है साथ में? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स। हमें निकालना है ऑल 3 सब्जेक्ट्स वाला कौन सा होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी P M मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन P फिजिक्स इंटरसेक्शन C केमिस्ट्री। ओके, ये फाइंड आउट करेंगे। आइए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले सबसे पहले यूनियन वाला डेटा लिख लेते हैं। 180 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू, फिर आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट में कितना आएगा? इंडिविजुअल वाले में 120,
सेकंड इंडिविजुअल वाले में आएगा अपने पास 90, थर्ड इंडिविजुअल वाले में आएगा आपके पास 70, फिर फर्स्ट पेयर वाइज जो सब्ट्रैक्ट होगा वो होगा 40, सेकंड पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट होगा हमारे पास 30, थर्ड पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट होगा हमारे पास 50, प्लस इसको ऐड करना चाहिए हमें इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, इसको ऐड कर लेते हैं x, इस पार्ट को हमने क्या ऐड किया है x, तो अल्टीमेटली हमें कितना ऐड हो जाएगा x, और किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू की फाइंड आउट करनी है। आइए यहां से इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, सबको ऐड कर दीजिए 120 90 210 280, नेगेटिव वाले कलेक्ट कर लेते हैं 40 30 70 120 प्लस x, इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा हमारे पास 160 प्लस x, यहाँ पर 180 इज इक्वल टू 160 प्लस x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे 20। तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए न्यूज़पेपर की बात हुई है, बी न्यूज़पेपर की बात हुई है और सी न्यूज़पेपर की बात हुई है। इस सब वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम से एक बार देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमने फॉर्मूला बेस्ड किया है। तो यहां पर तीन तरह की फैमिली है, ए बी सी, मार्क कर देते हैं। अब जब भी हम वेन डायग्राम में डेटा फिल करते हैं तो जो मोस्ट कॉमन पार्ट है सबसे पहले उसी को फिल करते हैं। तो मोस्ट कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, जो तीनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं ओनली 2% फैमिली बाय ऑल 3 न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2% फिल हो गया, ओके, परसेंटेज हम ड्रॉप करके चलते हैं, बाद में वापस लगा देंगे। तो 2% यहाँ पे फिल हो गया। अब क्या फिल होगा हमारे पास, ए और बी, ए और बी ऐसी फैमिलीज जो ए और बी दोनों कॉमन यूज करते हैं। 5%, 2% तो तीनों कॉमन वाला आ गया, तो कितना बचा यहाँ पर 3%, जिससे ए और बी ओवरऑल 5% हो गया। फिर देखते हैं बी और सी कितने परसेंट यूज करते हैं, 3%। बी और सी 3% मतलब सिर्फ बी और सी वाला 1, तीनों वाला 2 है, वापस मिलाकर 3%। ऐसे ही ए और सी 4%, ए और सी 4% है, मतलब यहाँ पर कितना जाएगा, ए और सी का कॉमन 2, क्योंकि ओवरऑल मिला के 4 हो जाएगा। तो बीच का हम सबसे पहले इसलिए भर लेते हैं, जो भी ये वैल्यू है जो तीनों के साथ शेयर होती है, जिससे कि हम बाकी वैल्यूज को इजीली सेट कर पाए। आगे आते हैं, केवल ए वाले कितने हैं, केवल ए वाले 40% है, तो टोटल ए वाले 40 है जिसमें कॉमन वाले 7 है, तो यहां पर कितने बचे 33%। ओके, ऐसे बी वाले देखते हैं, केवल बी वाले 20% है। देखिए बेटा, केवल बी वाले 20% है, तो केवल बी वाले 20 है जिसमें कॉमन वाले कितने हैं 6, तो यहां पर कितना आ जाएगा 40। ऐसे सी वाले देखते हैं, केवल सी वाले निकालना है अपने को, टोटल सी वाले कितने हैं 10, कॉमन वाले 5, तो केवल सी वाले 5। ओके, इस टाइप से इस डेटा को नोट कर सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज व्हिच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली, जो केवल ए न्यूज़पेपर खरीदते हैं, ए ओनली, तो कितने होंगे 33। यहां पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 33। नेक्स्ट आता है हमारे पास द नंबर ऑफ फैमिलीज व्हिच बाय नन ऑफ एबीसी, जो एबीसी में से कुछ भी नहीं खरीदते। तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट कितना है हमारे पास 10,000, तो ये यहां पर 10,000 नोट करते हैं। 10,000 को हम मान रहे हैं 100%। 100%। अभी नंबर ऑफ फैमिलीज निकालेंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये भी हमने क्या निकाला है परसेंटेज। ओके, तो यहां पे नोट करेंगे 100% 10,000 है, तो टोटल ऐसे कितनी परसेंटेज होंगी जो कुछ भी नहीं खरीद रही है, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं खरीद रही है। उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कितनी खरीद रही है न्यूज़पेपर। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, यूनियन। यूनियन निकालने के लिए सभी एलिमेंट्स को ऐड कर देना है सिंपली। तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 3 36, 14 50, 52 54 55 60, 60% फैमिलीज ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर खरीदती है। इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो 60% अगर फैमिलीज हमारे न्यूज़पेपर खरीद रही हैं तो कितने परसेंट नहीं खरीद रही है 40%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40% बाय नहीं कर रही है, ना ए न्यूज़पेपर ना बी ना सी। तो अब आता है लेकिन क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। अभी लिखा है नंबर ऑफ फैमिलीज, परसेंटेज ऑफ फैमिलीज नहीं पूछ रहे,
नंबर ऑफ फैमिलीज पूछा है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज निकाल देंगे यहां पर कैसे, 10,000 का 33% कितना हो जाएगा, 3,300। और यहां पर 40% कितना हो जाएगा 10,000 का, 4,000। ये जाएगा इसका आंसर। तो इस चीज को ध्यान से रखेंगे, जो हमें गिवन है वो परसेंटेज डेटा गिवन था, हमने उसको बाद में एक ही सिंगल डेटा से कन्वर्ट कर दिया, बाकी सब परसेंटेज निकाल दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया गया है a group of 50 students, the number of students studying French, English, Sanskrit were found to be as follows. फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हमारे पास 17, इंग्लिश पढ़ने वाले 13, संस्कृत पढ़ने वाले 15, फ्रेंच एंड इंग्लिश पढ़ने वाले 9, इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ने वाले हमारे पास 4, फ्रेंच एंड संस्कृत पढ़ने वाले 5 और तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत पढ़ने वाले 3। तो इसके लिए हमने यहाँ पर वेन डायग्राम अप्रोच देखेंगे, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्सल सेट, कितने स्टूडेंट है हमारे पास 50। तो यूनिवर्सल सेट को हमने यहाँ पे 50 फिल कर लिया, यू से डिनोट कर देते हैं इसको। नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट है फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत, यहाँ पे नोट कर लेंगे फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत। तो ये हमारे पास 3 सेट बना लिए। अब इस वेन डायग्राम को जब भी फिल करना है, सबसे पहले कौन सा पार्ट यूज होगा, मोस्ट कॉमन पार्ट। तो हम ढूंढेंगे जो तीनों का कॉमन पार्ट है वो कितना है 3, इसको फिल कर लेंगे। फिर हम देखेंगे पेयर वाइज हमारे पास कौन से इंटरसेक्शन आ रहे हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश 9, फ्रेंच एंड इंग्लिश पे चलेंगे 9 में से 3 कॉमन यूज हो गया, तो हमारे पास बचेगा 6। फिर आएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों पढ़ने वाले हैं 4 में से 3 यूज हो गए, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम फ्रेंच एंड संस्कृत पढ़ने वाले हैं 5 में से 3 यूज हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। टोटल फ्रेंच 17 पढ़ते थे, 17 में से कितने यूज हो चुके हैं कॉमन में 11, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 6। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इंग्लिश, टोटल इंग्लिश पढ़ते थे, कॉमन कितने यूज हो चुके हैं 10 और इंग्लिश पढ़ते थे 13, तो कितना आ जाएगा 3। फिर आएगा हमारे पास टोटल संस्कृत वाले 15 में से कितना यूज हो चुका है ये 6, तो टोटल संस्कृत वाले कितना आएंगे 9। तो हमने पूरा वेन डायग्राम फिल कर दिया है। आइए वन बाय वन इसके आंसर करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी फ्रेंच ओनली, जो केवल फ्रेंच पढ़ेंगे वो कितने होंगे 6, नोट कर लेंगे आंसर। फिर खाली इंग्लिश पढ़ने वाले सेकंड पार्ट ये हो जाएंगे 3, संस्कृत जो खाली संस्कृत पढ़ते हैं वो कितने होंगे 9। शुरू के 3 पार्ट हमारे पास खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, तो कितना हो जाएगा इंग्लिश एंड संस्कृत लेना ये वाला पार्ट, फ्रेंच नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है हमारे पास जो इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हैं और फ्रेंच नहीं पढ़ते, 1। ध्यान से देखिए फ्रेंच वाले इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1। फिर आएगा फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत पढ़े इंग्लिश ना पढ़े, तो 3 को फिर से एक्सक्लूड करेंगे और कौन सा पार्ट आएगा 2, तो यहां पे इसका आंसर नोट करेंगे 2। नेक्स्ट आएगा फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, फ्रेंच और इंग्लिश पढ़े संस्कृत ना पढ़े, तो 3 फिर से एक्सक्लूड होगा और आएगा हमारे पास 6। नेक्स्ट पार्ट आएगा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, कम से कम तीनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ रहा हो, एक लैंग्वेज को पढ़ रहा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यूनियन निकालेंगे तीनों का, F यूनियन E यूनियन S, हमारे पास कैसे निकाला जाएगा, सभी डेटा को ऐड कर देना है डायग्राम के, ओवरऑल यूनियन आ जाएगा। कितना आएगा 6 + 6 12, 15 18 20 21 30, तो 30 हमारे पास यूनियन है, यानी 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 30। नेक्स्ट नन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, जो तीनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। अब देखेंगे हम यूनिवर्सल सेट कितना है 50, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 30 स्टूडेंट ऐसे जो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, 50 - 30, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 - 30 मींस 20। 1 बाय 1 हमने सब कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। सपोज A1, A2, A3 up to A30 are 30 sets each having 5 elements। ऐसे 30 सेट हैं जिनमें हर एक सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 5। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एंड B1, B2, B3, Bn टोटल n सेट्स है, हर एक के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3। फिर यहां पर एक कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को ध्यान से समझेंगे। ए कुछ सेट्स हैं, कितने हैं? 30 सेट्स, हर एक के पास 5 एलिमेंट। बी कुछ सेट्स हैं, कितने सेट्स? n सेट्स, हर एक के पास 3 एलिमेंट्स है। और ये जो कंडीशन लिखी है, ये क्या कंडीशन बोलती है? एक बार इसको ध्यान से समझे। ये होता है यूनियन, सेट्स को ऐड करने का तरीका। यूनियन जैसे समेशन यूज करते हैं सम करने के लिए, और यहाँ पे ऐसे यूनियन यूज करते हैं सेट्स को यूनियन करने के लिए। तो यूनियन i is equal to 1 to 30 ai, इसको कैसे समझा जाएगा? A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन अप टू A30 तक। 1 फिल किया, 2 फिल किया, 3 फिल किया और सभी का यूनियन ले लिया। ओके, ऐसे समझा जाएगा इस सिंबल को। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास यूनियन j is equal to 1 to n bj, तो इसको कैसे समझा जाएगा? j की जगह 1 2 3 अप टू n रखा और सभी को यूनियन ले लिया। v1 यूनियन v2 यूनियन v3 एंड सो ऑन अप टू bn, ऐसे समझा जाएगा इस स्टेटमेंट को। और बोला गया हमें ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल है और कोई नया सेट S बना रही है। ओके, जहां पर S सेट का जो हर एक एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द i's, मतलब जिसका S सेट का एक एलिमेंट है वो इस पूरे यूनियन के 10 एलिमेंट को मैप करता है। 10 एलिमेंट को मैप करता है ना, यहाँ पे 10 एलिमेंट रिपीट हुए, उनसे मिलकर एक एलिमेंट बना। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी ये काम आएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है? ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 9 ऑफ द these, मींस यहां पर जो S का एक एलिमेंट है वो इसके 9 एलिमेंट से मिलकर बना है। डेटा रिपीट हुआ होगा तो 9 एलिमेंट से मिलकर एक एलिमेंट बन गया है S का। और S में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों केस के लिए सेम रहेंगे। तो हमारे से पूछा है n की वैल्यू बतानी है। टोटल कितने सेट्स हैं? 30, हर सेट में कितने एलिमेंट है? 5। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहता हूं इस पूरी यूनियन के, तो कितना होगा? 30 सेट्स में 5 एलिमेंट है तो वो हो जाएंगे हमारे पास 150 एलिमेंट्स। ओके, और यहां पर 150 एलिमेंट्स में 10 एलिमेंट S के लिए एक एलिमेंट बनाता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S वो आएगा 150 बाय 10। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे S में? 15। S में एलिमेंट्स निकाले हमने 15, टोटल कितने एलिमेंट्स? 15। यही लिंक करेगा B से। आइए B के लिए बातें करते हैं। B में टोटल कितने सेट्स हैं? B n, और हर सेट में कितने एलिमेंट है? 3। तो यानी हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 into n, टोटल एलिमेंट्स 3 into n। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, B सेट्स के 9 एलिमेंट मिलके S का एक एलिमेंट बनाता है। यानी अगर मेरे को यहां से इसके एलिमेंट्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 3n by 9। तो लेकिन S का एलिमेंट्स इस बार अपने को पता है कितने हैं? 15। तो यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं n, कितना आ जाएगा? 45। हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है हमारे पास टू फाइनाइट सेट्स है, जिसमें पहले में m एलिमेंट है, सेकंड में n एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ सबसेट्स की बात हुई है, तो मान लीजिए कोई सेट था जिसमें m एलिमेंट्स थे, m एलिमेंट्स, तो इसके टोटल कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं? 2 raised to the power m। फिर हमारे पास कोई दूसरा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो इसमें कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं? 2 raised to the power n। और बोला है जो पहले सबसेट्स बने, नंबर ऑफ सबसेट्स, वो दूसरे नंबर ऑफ सबसेट से 112 ज्यादा है। मतलब अगर हमने पहले नंबर में से सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो 112 मिल जाएगा अपने को। तो इक्वेशन बना लेते हैं, 2 raised to the power m minus 2 raised to the power n is equal to 112। इसको सॉल्व करना है, m और n की वैल्यू बतानी है, m और n की वैल्यू बतानी है। देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 raised to the power n को हमने कॉमन ले लिया। जब भी बेस सेम होगा, प्लस माइनस से कॉमन ले रहे होंगे,
किसी भी पावर को कॉमन लेंगे तो जो दूसरा एक्सप्रेशन होगा उसमें से वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, रूल याद कर लें, एडीसी का रूल है। और यहाँ पर कितना बचा, -1 इज इक्वल टू 112 को भी हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर आई है तो हम इसे 2 रेज़ टू द पावर एक ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 से डिवाइड कर सकते हैं, और साथ में 4 से डिवाइड करके कितना आएगा, 2 and 8, 4 into 4 into 7, 2 रेज़ टू द पावर 4 into 7। इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड पर, वहां पर 2 वेरिएबल है m और n, और जो राइट हैंड साइड पर है वहां पर भी 2 रेज़ टू द पावर और 7 लिखा है। कंपैरिजन से ही निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल कभी भी हिट एंड ट्रायल के बिना नहीं निकलेंगे, तो हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल के लिए हमने यहाँ पर फॉर्म ले लिए 2 रेज़ टू द पावर, 2 रेज़ टू द पावर, और साथ में कोई ऐसा नंबर लग रहा है जिसको प्राइम नंबर टाइप आ सकता है, तो 7 दिख भी रहा है अपने को। आइए कंपैरिजन कराते हैं। 2 रेज़ टू द पावर n को कंपैरिजन से कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4। ओके, और देखते हैं क्या m को कंपेयर करके m सही आ जाता है। ओके, तो इसको चेक कराएंगे। 2 रेज़ टू द पावर m माइनस 4 ले लेते हैं, n की वैल्यू पुट की, -1 इज इक्वल टू 7। पहले पार्ट को तो हमने यहाँ पर कितना कंपैरिजन करा दिया, 4 से। सेकंड पार्ट को हम किससे कंपेयर करा रहे हैं, 7 से। n की वैल्यू 4 पे रखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस हो गया 8, इसका मतलब हो गया 2 रेज़ टू द पावर 3। तो दोनों की पावर को इक्वेट करा सकते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, m माइनस 4 इज इक्वल टू 3 मींस m इज इक्वल टू 7। तो m की वैल्यू 7 आ रही है, n की वैल्यू 4 आ रही है। ऑप्शंस को चेक करा लेते हैं, m n रिस्पेक्टिवली 7 and 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, इस पूरे सेट को सॉल्व करके बताना है किसके इक्वल में आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी किए थे, प्रॉपर्टी बेस्ड। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए डिमॉर्गन लॉ बता देते हैं। डिमॉर्गन लॉ लास्ट क्लास में शॉर्ट आंसर में यूज किया था हमने। a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट बनेगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और साथ में a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट बनेगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सभी ने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से सेट उठाते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन c। इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं, डिमॉर्गन लगा दें पहले ब्रैकेट पर, तो ये बनेगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। जब डबल कॉम्प्लीमेंट लगता है किसी भी सेट का तो वापस हमें सेट मिल जाता है। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, b यूनियन b इंटरसेक्शन c। अब यहां पर ध्यान देंगे, यूनियन यूनियन आया है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b यूनियन। जब भी आपको कंसेक्यूटिवली यूनियन या इंटरसेक्शन आ जाए तो आप इस ब्रैकेट को मूव कर सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b यूनियन b इंटरसेक्शन c। ओके, तो ये इसके साथ कंबाइन हो सकता है या फिर ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लेफ्ट पार्ट से कंबाइंड है, सेकंड स्टेटमेंट में राइट पार्ट से कंबाइंड है। तो ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं जब यूनियन यूनियन या इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और लॉजिक लगाएं। हमने कुछ पार्ट लिया बी का, ये पूरा सेट बी है, इसमें से हमने बी का कुछ पार्ट लिया। अब उस पार्ट को हम यूनियन कर रहे हैं वापस बी के साथ, तो सेट बी ही मिल जाएगा। तो सेट बी यहाँ पे हम इसको पूरे को नोट कर सकते हैं। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। रिड्यूस कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f1 be the set of parallelograms, f2 the set of rectangles, f3 the set of rhombus, f4 the set of squares, f5 the set of trapezium। तो f1 किसका है, पैरेललोग्राम का, f2 किसका है, रेक्टेंगल का, f3 रोम्बस का, f4 स्क्वायर्स का एंड f5 ट्रेपेजियम का। तो f1 इसमें से क्या हो सकता है, f1 यानी पैरेललोग्राम।